बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने कुछ लॉसेस डिस्कस किए थे जो डीसी मशीन्स के अंदर होते हैं। तो उन लॉसेस का इफेक्ट क्या होता है एक डीसी मशीन के ऊपर। आपको पता था कुछ पावर जो थी, आपने कल देखा कि वो लॉसेस में डिसिपेट हो गई, वो लॉसेस की फॉर्म में ज़ाया हो गई। तो जब आप इनपुट पावर ज़्यादा देते हैं, आउटपुट पे आपको कम पावर मिलती है, तो इसको हम कहते हैं कि वो मशीन एफिशिएंट कम है। तो इस प्रोसेस को आउटपुट से कितनी आपको पावर इनपुट में चेंज हो रही है और इनपुट से कितनी पावर आउटपुट में चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। आज हम एफिशिएंसी को देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है और ये हम किस तरह मैक्सिमम कर सकते हैं किसी भी मशीन के अंदर। तो सबसे पहले एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आपने ट्रांसफार्मर कोई किसी डीसी मशीन को कितनी इनपुट दी और उसके करस्पॉन्डिंग उसने आपको कितनी आउटपुट दी, इसकी रेशियो को हम कहते हैं ये एफिशिएंसी है। ये जो मैंने लिख भी दी है आउटपुट ओवर इनपुट, ये वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम आती है, हम 100 से मल्टीप्लाई करके इसको जस्ट परसेंटेज में लेके आते हैं। ठीक है, अब हाउ मच इनपुट इज कन्वर्टेड टू आउटपुट। अगर आपने 100 जो है वाट आपने अपनी डीसी मशीन को इनपुट दी थी, वो आपको 85 वाट आउटपुट दे रही है, तो आपने इसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। 85 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.85 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 85 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर आप 100 वाट इनपुट दे रहे हैं और वो आपको 85 वाट आउटपुट दे रही है, तो 85% जो है आपकी इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है, बाकी जो 15% है वो लॉसेस में जा रही है। इसको इस तरह भी डिस्क्राइब कर दिया हमने, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, 85 प्लस 15। या अगर आपको इनपुट गिवन है और लॉसेस गिवन है कि हमने 100 वाट इनपुट दिया है, 10 वाट आपके लॉसेस हैं, आउटपुट कितनी आएगी, इनपुट में से लॉसेस माइनस कर दें, आपके पास 90 वाट आपके पास आउटपुट आ जाएगी। या आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि आप इस इक्वेशन में से लॉसेस को इधर जाके माइनस कर दें, आउटपुट इधर रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। इनपुट की जगह मैंने आउटपुट प्लस लॉसेस पुट कर दिया, या इसी इक्वेशन की जगह मैं ये वाली इक्वेशन पुट कर दूं, आउटपुट की जगह इनपुट माइनस लॉसेस पुट कर दूं, ये आउटपुट की जगह मैंने इनपुट माइनस लॉसेस पुट कर दिए। तो इस फार्मूले में हम इनपुट या आउटपुट की वैल्यू चेंज करके लिटिल बिट अपने फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मेरे ट्रांसफार्मर डीसी मशीन के अंदर मेरे लॉसेस आ रहे हैं, तो एक सवाल पैदा होता है कि कब ये लॉसेस मैक्सिमम होते हैं, कब मिनिमम होते हैं। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैंने मशीन को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाना है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी में चलाने के लिए मुझे ये टारगेट मैंने फाइंड करना है कि कौन से पॉइंट पे मेरी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो पॉइंट जो है मेरा वो इधर गिवन है कि मेरे डीसी मशीन की एफिशिएंसी उस वक्त मैक्सिमम होती है जब मेरे लॉसेस जो हैं कांस्टेंट लॉसेस वेरिएबल लॉसेस के इक्विवेलेंट होते हैं। कांस्टेंट लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो किसी भी मशीन में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जो कि हम कल पढ़ा था। फ्रिक्शनल लॉसेस है, वो फ्रिक्शन होनी है, वो उसी जब रोटर घूम रहा है, आपका आर्मेचर घूम रहा है, वो उतनी ही होनी है। उसके बाद आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे थे आपके, वो भी जब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, वो तकरीबन आपके ट्रांसफार्मर में लोड पे डिपेंड नहीं करते, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट लॉसेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे थे और कोर की मोटाई और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे थे। तो जब आपने एक बार मशीन डिजाइन कर दी, आपने ये सारी चीजें एक ही बार डिजाइन कर दी, तो उसके बाद मशीन में लॉसेस सेम रहेंगे, क्योंकि आप ना तो चलती मशीन में उसकी मोटाई चेंज कर सकते हैं कोर की, ना कोर का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, ना फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से मुराद वो वाली फ्रीक्वेंसी है कि कितना आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये है उसके बाद शंट फील्ड। आपको पता है शंट जनरेटर में जो शंट का करंट है वो लोड डिपेंडेंट नहीं होता, वो आपको I इज इक्वल टू V ओवर I, ये आपने पढ़ा भी था जब शंट जनरेटर पढ़ा था कि ये जब आपने इसको वोल्टेज कांस्टेंट दिए हैं, आप इस पे जितना मर्जी लोड डालते रहें, ये वाले वोल्टेज और ये शंट का जो करंट है ये हमेशा सेम रहता है। तो जहाँ पे करंट सेम होगा, ये भी लॉसेस बिल्कुल सेम होंगे।
कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मेचर का करंट, जैसे जैसे आप आर्मेचर का करंट चेंज करते जाएंगे आर्मेचर के आई स्क्वायर लॉसेस चेंज होते जाएंगे क्योंकि वो उसके करंट पे डिपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली सीरीज फील्ड में जैसे जैसे आप करंट चेंज करेंगे सीरीज फील्ड का जो है आपके चेंज होते जाएंगे साथ साथ। और इसी तरह इंटरपोल की जो आपने छोटी वाइंडिंग की हुई है उसमें भी सिमिलर रूल है कि जैसे जैसे आप चेंज करते जा रहे हैं अपने इंटरपोल का करंट वैसे वैसे आपके इंटरपोल के आई स्क्वायर लॉसेस चेंज होते जा रहे हैं। तो किसी भी मशीन में जब ये वाले लॉसेस और ये वाले लॉसेस इक्वल हो जाते हैं तब आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। तो अभी इनको देखते हैं कि कौन सी कंडीशन के ये इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये इक्वल होते हैं। आप ये जो वैल्यूज हैं ये इनपुट और आउटपुट की, ये इनपुट और आउटपुट लॉसेस में आपने कुछ वैल्यूज जो कि आपने पीछे पढ़ी हुई है वो आपने जो इसमें पुट करी। आउटपुट आपको पता है कि VI होती है और लॉसेस में आपके पास आर्मेचर के लॉसेस या जो टोटल करंट आर्मेचर में आपके पास फील्ड का करंट भी आ जाता है, शंट का करंट भी आ जाता है और सीरीज फील्ड का भी आ जाता है। तो आपने आर्मेचर आई स्क्वायर RA ये आपके कौन से वेरिएबल लॉसेस प्लस कांस्टेंट लॉसेस को मैंने वैसे WC लिख लिया है। अब यहां से अगर आप देखें आर्मेचर का करंट जो अगर आप KCL लगाएं किरचॉफ करंट लॉ लगाएं तो ये वाला करंट इन दोनों करंट के सम के इक्विवेलेंट है। तो ये मैंने इधर लिख दिया है। आई शंट इतना कम होता है IA के मुकाबले में। आपने देखा भी था कि IA अगर 500 एम्पीयर है तो आई शंट 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर था। तो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम सपोज करेंगे कि आई शंट था ही नहीं, जस्ट ये आई लोड के अंदर से पास होने वाला करंट है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं आउटपुट ओवर इनपुट वाली इक्वेशन में कि आपके पास जनरेटर का फार्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट VI होती है और इनपुट मैंने यहां से लिख ली, ये देख रहे हैं यहां पे मैंने आई शंट नहीं लिखा। अब मैंने इस इक्वेशन को VI पे डिवाइड कर दिया है, पूरी इक्वेशन के नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर के भी हर एलिमेंट को सिर्फ VI पे डिवाइड किया। ये VI डिवाइड कर दिया, VI डिवाइड कर दिया, VI डिवाइड कर दिया, VI डिवाइड कर दिया। जब मैंने VI से डिवाइड किया ये कैंसिल होके 1 रह गया, ये कैंसिल होके 1 रह गया। अब ये वाला I इस I के साथ कैंसिल हो गया, बाकी I RA ओवर V रह गया। सिमिलरली ये WC ओवर VI वैसे ही रहेगा। अब मुझे ये बताएं कि ये वाली वैल्यू एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी। अब ऊपर तो 1 है, अब नीचे आपको पता है जैसे जैसे अगर ऊपर मेरे पास 1 है नीचे जितनी वैल्यू मेरी कम होती जाएगी उतना मेरा आंसर बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो आंसर 1 आएगा, अगर 0.5 लेता हूँ तो आंसर 2 आएगा, अगर 0.2 लेता हूँ तो आंसर 5 आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं इस वैल्यू को कम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा आंसर ज्यादा होता जा रहा है। तो अब मेरा टारगेट ये है कि मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी कौन सी कम से कम वैल्यू में अचीव कर सकता हूँ। अब इसी भी इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, आपने अपनी मशीन्स में पढ़ा है और सॉरी आपने अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इसका सिंपल सा रूल होता है उस इक्वेशन का रिलेटिव मिनिमम फाइंड कर दे। अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो रिलेटिव मैक्सिमम फाइंड कर दे। रिलेटिव मिनिमम फाइंड करने का अभी आपको तरीका पता है कि डेरिवेटिव लेते हैं जिस चीज की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो। इसमें हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, करंट है, हमने करंट की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। करंट की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। करंट की मिनिमम वैल्यू फाइंड करके हम मतलब करंट का हम डेरिवेटिव लेके उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमम आ जाएगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, इसका डेरिवेटिव मैंने करंट के हिसाब से ले लिया। 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, ये कांस्टेंट है RA ओवर V क्योंकि मैं डेरिवेटिव में वेरिएबल I को कंसीडर कर रहा हूं। DI ओवर DI, WC ओवर V कांस्टेंट आ गए, I का डेरिवेटिव 1 ओवर I का डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ I का डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव 0 का ये इसको मैंने जब सॉल्व किया DI ओवर DI मतलब I का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू I और 1 ओवर I का माइनस 1 ओवर I स्क्वायर होगा। ये आपने अपनी थोड़ी सी मैथ में इंटीग्रेशन डेरिवेशन रिवाइज करनी है। ठीक है, ये माइनस 1 ओवर ये W ओवर V वैसे ही आ गया
और -1/i² जो है इसका डेरिवेटिव है, और इसका डेरिवेटिव 1 है, वो मैंने नहीं लिखा, बस वैसे r/v लिख दिया। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वेशन ये रह गई। अब v या तो इसको ऊपर लेके जाके कैंसिल कर दें या इसको इधर लेके जाके कैंसिल कर दें, ठीक है। जब v से कैंसिल हो गया तो ये वाला फॉर्म ये जस्ट ये रह गई, i² इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ गया i² r इज इक्वल टू w। और ये i² r हमने पहले देखा था कि ये वेरिएबल लॉसेस थे और wc क्या था, करंट लॉसेस थे, तो सॉरी कांस्टेंट लॉसेस थे। तो जब मेरी मशीन के वेरिएबल लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस के इक्विवेलेंट हुए उस वक्त मेरा ये वाला पोर्शन मिनिमम आएगा। जब ये वाली वैल्यू मिनिमम आएगी तो उस वक्त ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हम जब मशीन के कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस को इक्वल करेंगे तब आपकी जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। और उसके लिए मेरा करंट कितना होना चाहिए, कौन सा करंट है जिस पे ये दोनों लॉसेस बराबर होंगे, वो मैंने ये इधर जाके डिवाइड कर दिया और इसका अंडर रूट ले लिया। सिंपल, इसमें से मैंने आई निकाल लिया इस फार्मूले से। जब मेरी मशीन इस करंट पे चल रही होगी तब इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो ये था हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी का टॉपिक। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।